वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले कुछ दिनों से आपके साथ एक कमिटमेंट किया था कि यहाँ पर जो सीटीपी वाला पार्ट है उसको हम पर डे एक एक टॉपिक लेकर के क्लियर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, और इसके बाद हमने तीसरा एक टीचिंग एड्स जो नीचे आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई शिक्षण की सहायक सामग्री जिसे बोला जाता है, तो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। यानी कि 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे दोस्तों, तो आपको ऊपर आई बटन में ये 3 के 3 वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी मिलते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ऐसे लिंक मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हम 3 टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आज इसी सिलसिले में हम चौथा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके एमसीक्यूज हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको लगभग दोस्तों 50 एमसीक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, और मैं समझता हूँ आपको 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने चाहिए और हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए आप। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन आपके लिए 1 या 2 वीडियो से लेकर आऊँ। किसी कारण से अगर कभी कभी नहीं हो पाता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरे दिन हम उसके डबल कर लिया करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है छात्र ... से ज़्यादा सीखते हैं करने से, देखने से, पढ़ने से या सुनने से। दोस्तों, आप जानते हैं जब कोई चीज़ खुद की जाती है तो छात्र उससे ज़्यादा सीखते हैं। छात्र या फिर कोई भी व्यक्ति है वो करने से ही खुद सीखता है। ठीक है, जब कोई काम हम खुद करते हैं तो उससे ज़्यादा मात्रा में सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, और वो ज्ञान लंबे समय तक रहता भी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दोस्तों, छात्र आम तौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो छात्रों को अच्छे अंक के साथ साथ पास करता है, अपने छात्रों को डराता नहीं, छात्रों की ज़रूरतों को समझता है, या सभी छात्रों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी आप जगह से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके मन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको आंसर जो करना है डिप्लोमेटिक आंसर करना होता है। ठीक है, आपको औपचारिकता यहाँ पर दिखानी होती है, आपको औपचारिक होना होता है। ठीक है ना, तो कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ऐसा लगे आप बिल्कुल इतने सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं कि आपके मन में कोई भी ऐसी धारणा अवधारणा कोई है ही नहीं जिसके आप मारपीट या किसी भी हिंसा के पक्ष में आप हों। ठीक है, रियल में जैसा भी होता है, जो भी होता है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर औपचारिक होना पड़ता है, डिप्लोमेटिक आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर शिक्षक जो है छात्र ऐसे शिक्षक को पसंद करते हैं दोस्तों जो छात्रों की ज़रूरतों को समझता है। हालांकि ये तो सही है। ठीक है, ऐसे शिक्षकों को छात्र पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उन्हें ऑप्शन देख लेते हैं। वह उन्हें दयालु व्यक्तियों का आचरण दिखाए, उन्हें उसके महत्व के बारे में बताए, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करे, या इस बारे में अनेक उदाहरण दे। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो भी आंसर होते हैं वो लगभग आपको सभी सही लग रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि छात्रों में संवेदना का गुण विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है, संवेदना से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों की स्कूल में व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे आप स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। दोस्तों, इसमें छात्र संघ का प्रभाव होगा, या असरदार मार्गदर्शन की कमी होगी, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, या माता पिता या अभिभावकों की दखलंदाजी होगी। देखिए, यहाँ पर जो छात्र संघ है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों में, और जिससे कि बच्चे लीडरशिप करना सीखते हैं, मंच में जाना सीखते हैं, और बाकी प्रतिनिधित्व करना सीखते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और ऑप्शन भी अगर हम देखें तो इसमें असरदार मार्गदर्शन की कमी जो है ये भी हो सकता है। ये प्रबल हम कहेंगे कि असरदार मार्गदर्शन की कमी यहाँ पर प्रबल आंसर होगा, क्योंकि असरदार मार्गदर्शन नहीं होगा तो इससे बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। कोई भी बच्चा है उसको अपने दुख अच्छे या बुरे की परख इतनी नहीं होती है इस एज में, तो वहाँ पर को एक हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का मार्गदर्शन सही तरीके से हो। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप तकनीक होती है। क्रियाकलाप तकनीक क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित, कक्षा केंद्रित या विषय केंद्रित? दोस्तों क्रियाकलाप जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें बच्चे क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमेशा आपको पता ही ये छात्र केंद्रित ही होती है। ठीक है, तो छात्रों को ध्यान में रखकर, छात्रों की एजुकेशन या छात्रों के बारे में सोच कर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उनका हित देख करके ही, सोच कर ही उनको क्रियाकलाप कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो क्रियाकलाप टेक्निक हम कह सकते हैं कि किस पर बेस्ड होती है? छात्र केंद्रित होती है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर को सीधे सीधे ए हो जाएगा। उसके बाद आगे है बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों बीज के अंकुरण को देखिए, अगर किसी बीज के अंकुरण के कॉन्सेप्ट को अगर बच्चों को आपको सिखाना है, पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? बच्चों को उन बीजों को जनरेट करके खुद दिखाएंगे। वो कैसे होगा? आप कुछ बीज लेंगे और उनको बच्चों के सामने या बच्चों को उस कार्य को करने को देंगे, उन बीज को अंकुरित करेंगे, मिट्टी में बो देंगे, 2-3 दिन के बाद रोज उनका निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे खुद करेंगे और बिल्कुल लाइव खुद देखेंगे, तो इससे क्या होगा? बच्चे सीखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बच्चे बीज के अंकुरण की अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद अगला है शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी ... बनाने में सक्षम बनाने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा को देखिए, आप चाहे तो अमीर बनाने वाली कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डिप्लोमेटिक आंसर देने होते हैं जो एक एजुकेशनल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों सार्थक तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपने लिए तो करता ही है, लेकिन बाकी व्यक्तियों के लिए, ठीक है, समाज के लिए ऐसा शिक्षा से ही आप जो है अपने आप को एक जन संसाधन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, एक संसाधन आप हो जाते हैं जिससे कि बाकी व्यक्तियों की के लिए भी आप महत्वपूर्ण हो, बाकी लोगों के लिए भी सक्षम हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सीधे सीधे कि सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क, आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने से, भौतिक जगत के साथ सीधे संपर्क से, सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, वहाँ पर भी जो है बच्चे संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट और उन्हें लेबल देने के बारे में सीख सकते हैं। और तीसरा है सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ पर भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है। ये तीनों यहाँ पर सही हो जाते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर को सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या छात्रों को परीक्षण पास कराने के लिए, खाली परीक्षण पास कराने के लिए तैयार करना, ये नहीं हो सकता है। अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, और ये सही है, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना सही है। और छात्रों की सोच की शक्ति विकसित करना जो है यहाँ पर को सबसे जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण का दोस्तों, जो विषय आप शिक्षण कर रहे हैं जिस विषय का, तो उससे संबंधित जितनी भी अपेक्षित सूचनाएं हैं, जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को मुहैया कराना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर को सही हो जाएगा। अगला, छात्रों में श्रम या मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों छात्रों में श्रम और मेहनत की भावना को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। शिक्षक को मेहनत के काम में लगना चाहिए। मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए, या छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। दोस्तों बच्चों को मेहनत करने के मौके दिए जाने चाहिए। जब बच्चों को या किसी को भी अवसर मिलते हैं तो उससे वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस से सीखते हैं, उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार के पहलुओं से रूबरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों को इसके लिए अवसर देने चाहिए, मौके देने चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे कि छात्रों में मेहनत या श्रम की भावना को विकसित किया जा सकता है। अगला, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को जो है आगे पढ़ लेते हैं। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उपरोक्त में से
कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में कार्य करने और सहभागिता के द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा समूह में कैसे रहा जाता है, उसमें कैसे सहभाग किया जाता है, उसका एक सक्षम मेंबर कैसे बना जाता है, इस बारे में सीखेगा, अपना समायोजन करना सीखेगा, एडजस्ट करना सीखेगा। तो इन सारी चीज़ों को बच्चा सीखेगा, इसीलिए इसका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। अगला है पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। दोस्तों पाठ्यचर्या निर्माण जो है, पाठ्यचर्या जो है एक नेमी कार्य है, जिसमें नेमी कार्य का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर कार्य जिसको हम कह सकते हैं नेमी कार्य, ठीक है, जो जिसको रूटीन वर्क आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, रूटीन वर्क इसको कह सकते हैं, या रूटीन जॉब भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक नेमी कार्य है, रूटीन जॉब है, ठीक है। चलिए अगला, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समूह सक्रियता से निपटने के, जब बच्चे समूह बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस समस्या से निपटने के क्रम में उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, ठीक है, या विद्यार्थी अधीर एवं संवेदनशील होते हैं। दोस्तों देखिए, विद्यार्थी के होते हैं उस समय, जिस समय वो समूह बना रहे होते हैं, चाहे वो बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, तो उस समय क्या होता है, वो अपरिपक्व होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती है, उनको अच्छे बुरे का इतना नॉलेज नहीं होता है, ये भी सही है, ठीक है। अक्षम होते हैं, वो सक्षम नहीं होते अच्छे या बुरे के बीच डिफरेंस कर पाने में। और उसके बाद विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील भी होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला है, उपरोक्त सभी वाला सही हो जाने वाला है। उसके बाद अगला, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्र को विषय की जानकारी देती हो, या विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती हो, या छात्रों की को परीक्षाएं पास कराने के लिए तैयार करती हो, या छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता या करती हो, ठीक है। तो एक सफल कब माना जाएगा एक शिक्षक को, दोस्तों देखिए, परीक्षाएं खाली परीक्षा में पास कराना तो हम इसको सही नहीं मान सकते, ठीक है, ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। छात्र को विषय की जानकारी देती हो, सफल शिक्षा विषय की जानकारी देना कोई खाली एक यही उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, जिससे कि हम उसको सफल मान सकें, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, देखिए कोई भी विषय वस्तु है हमारे पास, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, या तो इसको एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो और बच्चों को सारे अधिगम के जितने भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मदद करता हो, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर को सही होने वाला है, ठीक, सीधे सीधे। और स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, तो जब शिक्षक है तो वो क्लासरूम में खुद ही जो है ये सारी चीज़ें करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य तरीके से हम उसको सफल मान सकते हैं, तो यहाँ पर विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने पर हम उसको एक सफल शिक्षक मान सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। देखिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव, नीचे दिए गए कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता को पर निर्भर करता है। तो विद्यालय की संरचना, शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। दोस्तों देखिए, जो शिक्षक होता है उसको विषय की समझ किस लेवल तक है, कितनी उसको विषय की समझ है, और कैसे वो अपनी विषय की समझ को अपने बच्चों को डिलीवर करता है, उनको देता है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। यही जो है शिक्षण को और अधिगम को प्रभावित भी करता है, ये सबसे प्रभावकारी इफेक्टिव हम कह सकते हैं यहाँ पर को शिक्षण की विषय पर समझ, ऑप्शन बी यहाँ पर को सीधे सीधे सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस चीज़ पर छात्र कक्षा में सामान्यतः ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। दोस्तों जो छात्र होते हैं वो कक्षा में किस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे। हमने कहा था जब बच्चे किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चों का जिस चीज़ में रुचि उत्पन्न होती है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, जब बच्चों का जिस चीज़ में रुचि उत्पन्न होती है उस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। जो हमने टीचिंग एड्स आपको पहले वो टॉपिक पढ़ा दिया था, उसका मतलब ही यही था कि टीचिंग एड्स के बारे में जो बाकी के पॉइंट आएंगे उसमें आपको सारी चीज़ें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी या समझनी पड़ेंगी। अगर टीचिंग एड्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे तो यहाँ पर आपको प्रदर्शन सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या करता है टीचर
जिस प्रकरण को, जिस टॉपिक को, जिस कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाने की कोशिश करता है उसको विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न मेथड से पढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वो ऑडियो विजुअल एड से, ऑडियो एड से या विजुअल एड से भी दिखाता है। ठीक है, जैसे कोई मैप के बारे में पढ़ा रहा है, किसी कंट्री के बारे में, किसी राज्य के बारे में पढ़ा रहा है, नदियों के बारे में, तो वो मैप बच्चों को एक मैप दिखाएगा, उस मैप के माध्यम से पढ़ा सकता है। कोई स्लाइड दिखा सकता है, कोई वीडियो क्लिप दिखा सकता है। तो इससे प्रदर्शन करके क्या होता है, ज़्यादा ध्यान लगाएंगे बच्चे, इससे उनकी रुचि उत्पन्न होगी क्लास में। ठीक है, बोरिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है। ठीक है, किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर, विस्तृत व्याख्यान देकर, व्यक्तिगत उदाहरण न देकर। और दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले देखिए, किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर, अगर किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण बच्चों को दिया जाए तो बच्चे इससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तो इससे उनमें काफ़ी सद्गुण विकसित किए जा सकते हैं या ऑनेस्टी उनके अंदर डेवलप की जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें व्याख्यान देकर, तो लोग सीधे बोल देते हैं कि भाषण दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कई बार इफेक्टिव नहीं होता है। खाली व्याख्यान देना, इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर हमारे सामने किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे दिया जाता है जो बहुत ईमानदार हो, ठीक है, उसके जितने भी कार्य और ईमानदारी से उसके जीवन में आए जो भी अच्छे काम उसने किए हैं, उस सारे चीज़ को उसके बच्चों से रूबरू करा दिया जाए तो बच्चों का उस पर इफेक्ट पड़ता है ना, उसका बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद है व्यक्तिगत उदाहरण देकर। अगर हम अपना उदाहरण देते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता है। अपनी तारीफ करना अपने मुँह से ये अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि कोई भी प्रभावित नहीं होगा, जिससे सभी को ये लग सकता है कि ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं और ये चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन सीधे ऑप्शन ए यहाँ पर कुछ सही होने वाला है। अगला, यदि कोई छात्र प्रायः अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक होने के नाते अगर आपके क्लास में कोई छात्र है अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, अपमानजनक भाषा का, कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों ऐसी स्थिति में आप तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ये नहीं है, क्योंकि आप भी सक्षम हैं, आप टीचर हैं, आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आप सीधे प्रिंसिपल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, छात्र को कठोर दंड देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है, पॉलिसी है, इसमें दंड का कोई प्रावधान है ही नहीं। जहाँ पर दंड आता है उसको आप सीधे गलत कर देंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा औपचारिक आंसर आपको करने होते हैं, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सभ्य पुरुष बनकर आपको इसके आंसर सोचने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे गए। छात्र को परामर्श देंगे, ये सही है, छात्र को परामर्श देंगे, भाई आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसी चीज़ ना करें जिससे इससे आपको भविष्य में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों का ये परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। उसकी अच्छाइयों और अच्छाई तो कुछ हो नहीं सकती है अश्लील और अपमानजनक भाषा का, उसकी बुराइयों से उस बच्चे को रूबरू कराया जाएगा। उसकी सारी जितनी भी बुराइयाँ, उससे जो भी उसके दुष्परिणाम उसके भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, उन सबको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको परामर्श देंगे कि ऐसा ना करें, ऐसा चीज़ करने से आपको भविष्य में इतने दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ऑप्शन सी यहाँ पर को सही होने वाला है। उसके माता पिता से बात करेंगे और इस बात का मूल कारण का पता लगाएंगे। देखिए, बच्चा अगर इस तरह की गलतियां कर रहा है तो टीचर को स्कूल में इस चीज़ को ठीक करना चाहिए अपने स्तर पर, और जहाँ तक बच्चा है वो अपने शिक्षक की बातों को मानता है और उसका अपना आदर्श समझता है। अगर शिक्षक इतना इफेक्टिव होगा तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है समय के प्रति अगर वो सत्यनिष्ठ है, समयनिष्ठ है, तो उसकी प्रशंसा ज़्यादा होती है। कोई शिक्षक है अगर उसका पीरियड है, उसकी क्लास है 9 बजे से और वो 10 बजे पहुंचता है, तो उसकी टीचिंग जो है ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, इफ़ेक्टिव नहीं है और बच्चे उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, निष्पक्ष रवैया भी हो सकता है, आत्मविश्वास भी ठीक है, होना चाहिए शिक्षक में। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा शिक्षक किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है। कोई टीचर अगर समयनिष्ठ है, ठीक है, समय के प्रति पाबंद है, वैसे भी कहा जाता है समय अनमोल होता है, तो समय के प्रति निष्ठता है उसमें, तो उसके ज़्यादा प्रशंसा लोग करते हैं। उसके बाद आया, बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित अंश होने चाहिए। तो दोस्तों, साहित्य में क्या होना चाहिए। देखिए, धर्म नहीं, गलत है,
उसके बाद राजनीति भी नहीं और साहसिक कार्य भी नहीं। तो इसका मतलब जिज्ञासा जो है, किसी भी बच्चों के लिए साहित्य में जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। अगर जिज्ञासा बच्चों में होती है, कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसके लिए आपके अंदर जिज्ञासा है तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो इसमें हम कह सकते हैं बच्चों के लिए साहित्य मुख्यतः जिज्ञासा से संबंधित अंश होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। दोस्तों, छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए शिक्षक भी जिम्मेदार होता है, छात्रों के माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं और छात्रों के अभिभावक भी जिम्मेदार होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इनकी अच्छी आदतों के लिए सभी लोग, ये जितने भी हमने यहाँ पर ए, बी और सी ऑप्शन में देखे, ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आगे है, शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं। शिक्षा का स्तर में जो निरंतर गिरावट हो रही है उसको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मान सकते हैं। ज़्यादा शिक्षक रखना, क्या ज़्यादा शिक्षक रख के शिक्षा के स्तर में प्रभावी में सुधार किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, ठीक है, कहीं ना कहीं शिक्षक को बेहतर प्रशिक्षण दिलाने से भी ये इसको रोका जा सकता है, लेकिन सबसे मुख्य उपाय की अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं हो सकता है। समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना। दोस्तों, क्वालिटेटिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो समग्र शिक्षा की पद्धति है, ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, गुणात्मक सुधार होना चाहिए, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसको हम प्रभावी तरीके से इफ़ेक्टिव ढंग से इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसको गिरने से रोका जा सकता है या फिर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है अगर इस पद्धति में गुणात्मक सुधार हो, जब तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट अगर हो, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर को सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है, पढ़ाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये छात्र केंद्रित है, ठीक है। तो पढ़ाने की प्रक्रिया का केंद्र क्या होता है, छात्र होता है, ठीक है। जो एजुकेशन होती है वो किसके लिए है, वो छात्र के लिए एजुकेशन है, तो यहाँ पर उसका केंद्र भी कौन होगा, छात्र होगा। चलिए आगे है, मनोविज्ञान ... का विज्ञान है। दोस्तों, मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है, ये मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान भी है, उसके बाद ये मानसिक प्रकारों का विज्ञान भी है और मानसिक अवस्थाओं का विज्ञान भी है। यानी कि हम कह सकते हैं ये तीनों का विज्ञान है, ये सभी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे है, यदि कोई गरीब छात्र अपना मासिक शुल्क समय पर जमा नहीं कर पाता है तो आप क्या करेंगे। भैया, अगर कोई गरीब छात्र है वो अपना मासिक शुल्क, महीने की फीस अगर जमा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका नाम काट देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, उसका नाम नहीं काटेंगे, बच्चा एजुकेशन से वंचित रह जाएगा। शुल्क जमा करने के लिए उसे थोड़ा समय, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है तो वो अपने शौक से तो शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। उसकी अपनी मजबूरी है, उसके माता पिता की अपनी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके पास ऐसे पर्याप्त संसाधन नहीं है, इकोनॉमिकली कमज़ोर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, उनको ये अरेंजमेंट करने के लिए, कुछ शुल्क को जुटाने के लिए कुछ समय और दे देंगे, जिससे कि वो अपने शुल्क जमा कर पाएँ और उनके बच्चे की एजुकेशन कंटिन्यू रह पाए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, अधिमान्यतः पाठ्यचर्या को ... विकसित किया जाना जरूरी होता है। तो प्रत्येक स्कूल के लिए अलग अलग बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए, केवल कुछ एक संस्थानों के लिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा संस्थानों के लिए, बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए। देखिए जो पाठ्यचर्या है ना, पाठ्यचर्या को बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या है जो संस्थान है, जो भी संस्थाएं हैं, जितने भी जैसे स्कूल हैं, कोई बड़े बड़े कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए विकसित किया जाना चाहिए बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो यानी कि हम इसको सीधे ऑप्शन बी सही करें। गलती करने वाले विद्यार्थियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वांछित माना जाता है। दोस्तों, अगर विद्यार्थी हैं वो गलती कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उनको ठीक करने के लिए क्या वांछित माना जाता है, ठीक है, जरूरी माना जाता है। विचार विमर्श के माध्यम से परामर्श देना, माता पिता के साथ निकट संपर्क करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों सही है, ठीक है, ए और बी। विचार विमर्श के माध्यम से परामर्श भी हम उनको दे सकते हैं। दूसरा, माता पिता के साथ निकट संपर्क करके, माता पिता के साथ निरंतर मीटिंग करके, बातचीत करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं।
अगला, डाल्टन योजना नामक शिक्षण विधि का शैक्षणिक साहित्य में एक सफल प्रयोग के रूप में वर्णन किया गया है। यह किससे संबंधित था या डॉट डॉट से संबंधित था। कक्षा में शिक्षण को समाप्त करने और दिए गए नियत कार्य को पूरा करने में, बच्चों की अपनी गति के हिसाब से सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में, या विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं उसमें जहाँ पर बच्चों के खुद स्वयं करने की बात आती है वो अधिकतर जो है सही होती है। ठीक है, जब जो है डाल्टन जो योजना है, डाल्टन योजना के अंतर्गत क्या होता है, आपने डाल्टन योजना अगर पढ़ी है तो डाल्टन योजना में डाल्टन पद्धति या डाल्टन योजना में हमने पढ़ा होगा 1920 में। ये डाल्टन जो है कोई किसी का नाम नहीं है, एक शहर का नाम है। ठीक है, अमेरिका में एक शहर है डाल्टन नामक एक जगह है। ठीक है, तो इस डाल्टन के इस शहर के नाम पर ही ये हुआ था। यहाँ पर एक हेलन पार्क नाम की एक कोई महिला थी, तो उनके अंदर जो है डाल्टन नगर में लगभग 30 बच्चे उनके अंडर थे, यानी कि वो 30 बच्चों की इंचार्ज थी। ठीक है, तो ये बच्चे जो थे आयु और योग्यता के आधार पर अलग अलग थे, विभिन्न थे, डिफरेंट थे। ठीक है ना, तो इस पद्धति के गुणों की अगर बात करें तो शिक्षा पद्धति इसमें विभिन्नता पर आधारित होती है। इसमें खुद क्रिया करके अनुभव से सीखा जाता है। ठीक है, निश्चित समय में किसी निश्चित कार्य को किया जाता है, यानी कि हमने कहा कि बच्चे खुद करके सीखते हैं स्वयं की क्रिया से। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल, हमने डाल्टन योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, डाल्टन जहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हम बच्चे खुद करके सीखते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सीधे सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से अपने आप सीखने की अनुमति देने वाली एक खुली विद्यालय पद्धति। ठीक है, आगे अगला बढ़ जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण डॉट डॉट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग जिसको बोला जाता है, तो ये कौन से विद्यार्थियों के लिए होती है? तो दोस्तों यहाँ पर केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल कनिष्ठ कक्षाओं के लिए, केवल 10+2 या सभी कक्षाओं के लिए ये जो माइक्रो टीचिंग होती है दोस्तों, ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थियों के समूह को विषमांगी बनाने का एक कारण नहीं है? देखिए, अलग अलग कक्षाओं में विषमांगी हम जानते हैं, जैसे कोई भी कक्षा है उसमें एक जैसे विद्यार्थी नहीं होते हैं। ठीक है, विषमांगी होते हैं, सभी इंडिविजुअल डिफरेंस से प्रत्येक व्यक्ति का एक गुण है। तो प्रत्येक कोई भी कक्षा है उसमें सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो विषमांगी बनाने का एक कारण क्या नहीं है? पिछली कक्षाओं में एक साथ रहा होना, देखिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ये सही है, जिससे कि उनमें विषमांगी क्लास एक विषमांगी माहौल बन जाता है क्लास में। ठीक है ना, और उसके बाद वे अलग अलग आयु वर्गों से आते हैं, ये भी सही है, और उनमें अलग अलग व्यक्तित्व बौद्धिक लक्षण गुण पाए जाते हैं। उनमें अलग अलग व्यक्तित्व और उनके बौद्धिक लक्षण या बौद्धिक गुण अलग अलग सभी के होते हैं, ये भी सही। ये तीनों जो है यहाँ पर डिफरेंस पैदा करते हैं, क्लास के बच्चों के बीच डिफरेंस जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करते हैं। पिछली कक्षाओं में एक साथ रहा होना ये यहाँ पर विषमांगी बनने का कोई भी कारण नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला है, विभेदात्मक अनुदेश लागू करने वाले शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से क्या किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है? विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश के 3 या 4 स्तर मुहैया कराना। देखिए भैया, अगर विभेदात्मक जहाँ पर आ गया, विभेदात्मक अनुदेश आ गया, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेटिव इंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको क्या कराने पड़ेंगे? 3 से 4 स्तर मुहैया कराने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सीधे सीधे सही हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों की देशी या मूल भाषा में पाठ प्रस्तुत करना और एक अकेला पाठ प्रस्तुत करना जो एक वक्र पर ग्रेड किया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला है, डॉट डॉट में विद्यार्थी के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल होता है। तो किस में होता है भैया? ये रचनावाद, मानव जाति शास्त्र, उत्तरदायित्व या प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरदायित्व में क्या होता है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही, उत्तरदायित्व में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल होता है उत्तरदायित्व में। अगर निम्नलिखित में से क्या किसी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो किसी भी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की अपने शिक्षक से आशाओं को उचित महत्व न देना, केवल शैक्षणिक पहलुओं पर पढ़ाना, सामाजिक या सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं, उपयुक्त में से
कोई भी नहीं। देखिए भैया, किसी भी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है सभी विद्यार्थी की ज़रूरतों पर ध्यान देना, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। चलिए उसके बाद आगे है, विद्यार्थियों को मुख्यतः गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया की सफलता आकलन करने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों की शारीरिक क्रिया को कम करने में मदद करता है। यह बच्चे को घर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाता है या ये एक अध्यापक का कार्य बचाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का आकलन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, घर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। इसमें भी ये भी सही है। बच्चे को जो है होमवर्क दिया जाता है तो वो क्या होता है, उस पर घर पर अध्ययन करने में वो सक्षम होता है इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का आकलन करने में मदद भी करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, शिक्षार्थी का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए। शिक्षार्थी का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है। उसका स्वभाव शिक्षण मतलब शिक्षार्थी का शिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए ये, ठीक है ना, डॉट डॉट के अनुसार होना चाहिए। उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार, उनकी मानसिक विकास के अनुसार या उपरोक्त सभी के अनुसार। दोस्तों जो शिक्षार्थी का शिक्षण है वो उसके स्वभाव के अनुसार भी होना चाहिए, उसके सीखने की क्षमता कितनी है उसके अनुसार भी होना चाहिए, उसकी मानसिक विकास के अनुसार भी होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर कुछ सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो विद्यार्थी का शिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए या फिर यहाँ पर डॉट डॉट के अनुसार होना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। आगे है, शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण शिक्षण आसान बन गया है, शिक्षण रुचिकर बन गया है, विद्यार्थी अधिक ध्यान देते हैं, ये उपरोक्त सभी है। दोस्तों यहाँ पर भी सभी सही हो जाएगा यार, ऑप्शन डी, जिससे कि अगर शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, मेथड प्रविधि विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे शिक्षण क्या हो जाता है, आसान तो बन जाता है, रुचिकर भी बन जाता है और विद्यार्थी इस पर अधिक ध्यान भी देते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 के 3 सही है, हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, व्याख्यान विधि नहीं है। इसमें टीचर व्याख्यान देता है, बच्चे सुनते रहते हैं, एक दिशा में ये कार्य होता है, इसमें केवल टीचर एक्टिव रहता है। परिचर्चा विधि ठीक है, कहीं ना कहीं डिबेट एक अच्छी विधि है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद निदर्शन मेथड आ जाता है। दोस्तों निदर्शन मेथड यानी कि निदर्शन विधि को आप कह सकते हैं, जिसमें आपको जो है इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप सैम्पलिंग, ठीक है, या प्रतिचयन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रतिचयन या निदर्शन विधि इसको कह सकते हैं। तो ये आप अगर कॉमर्स से अगर स्टडी करते तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे जो उचित मानी जाती है वो निदर्शन विधि ही मानी जाती है। दोस्तों इसमें जो है समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। इसमें सैम्पलिंग होती है, जैसे मान लीजिए आप ने कोई चीज़ बनाई, जैसे आपने भोजन बनाया, चावल बनाया, तो उसमें से आप चावल में से कोई एक चावल का दाना निकाल करके चेक करते हैं और उसका आकलन करते हैं कि ये बन गया या नहीं बना, पक गया। तो उसके बाद आप ये आकलन अनुमान लगा लेते हैं कि बाकी का पूरा चावल भी पक चुका है, अगर वो एक दाना पक चुका है। तो इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये सही विधि है। इसमें सैंपल लिए जाते हैं और उनका आकलन और पूरा किया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। तो लघुकृत शिक्षण, जहाँ पर लघुकृत शिक्षण आ गया तो दोस्तों ये जो है आपको पता ही है, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो शिक्षण ये लघुकृत टीचिंग स्थिति है। इसमें एक ऐसा माहौल बनाया जाता है शिक्षण का, ठीक है ना। तो आप माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको पता ही होगा, जब आपने बीएड किया होगा तो वहाँ पर की होगी। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग होता है निरूपण, ठीक है ना दोस्तों। निरूपण जो है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग होता है, सबसे अच्छा तरीका निरूपण माना जाता है, ठीक है। तो निरूपण विधि आपको पता ही है दोस्तों, ये मैथ्स में ज़्यादा इसको उपयोगी माना जाता है। निरूपण विधि क्या होती है, जिसमें कि आप सबसे अच्छा तरीका इसको इसलिए माना जाता है, इसमें जो टीचिंग एड्स होते हैं तो उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है। टीचिंग एड्स का उपयोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसमें प्रदर्शन ज़्यादा किया जाता है।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सबसे सर्वोत्तम ढंग इसको माना जाता है। अगला, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक अधिकतर जो होने महिलाएं होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे तर्क आपको देना है। दोस्तों, बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, गलत है। कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, ये भी गलत है। बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सही है। जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के मुकाबले बच्चों से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार और स्नेह से बात कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर को ऑप्शन सीधे सीधे डी सही हो जाएगा। अगला, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, तो अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी दोस्तों? जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, या अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, और लास्ट है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। दोस्तों, सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना। जब कोई आप डिबेट स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले पहल करते हैं और उसमें भाग भी लेते हैं, जिससे कि बच्चे कुछ नई चीज़ सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं आपको देखकर जो है अपने विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है इन चारों ऑप्शन में। अगला, दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। दंड यहाँ पर ने लिखा है तो ये भी मिस्टर प्रिंट हुआ है शायद, तो यहाँ पर दंड न देकर होना चाहिए ना, दंड नहीं देकर बच्चे को बिगाड़ना। इस सेंटेंस से क्या मतलब है? कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, नहीं, गलत है। शारीरिक दंड स्वीकार नहीं, ये भी गलत है। अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, ये सही है। इस जो उपरोक्त जो ये पंक्ति है इसका मतलब ये है कि दंड नहीं देकर, अगर बच्चों को दंड नहीं दिया जाए तो उससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसीलिए जब वो अवांछित व्यवहार करते तो उनको दंड दिया जाना चाहिए, इसका पूरा ये मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। चलिए ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला, पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अध्यापक के अनुसार होना चाहिए, या फिर लचीला और उद्देश्यपूर्ण दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए, ठीक है, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए पाठ्यक्रम। कौन सा कथन सत्य है? अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विषय का अनुबंध है, पाठ्यक्रम सभी शैक्षिक संस्थाओं में एक जैसा होता है, पाठ्यक्रम में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के तरीकों को सम्मिलित नहीं करता है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है भाई? पाठ्यक्रम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित होती है पाठ्यक्रम में, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में औपचारिक शिक्षा भी सम्मिलित होती है और अनौपचारिक शिक्षा भी सम्मिलित होती है। जब आप विद्यालय में जाते हैं तो केवल किताबी ज्ञान, जो किताब में आपका लिखा है सिलेबस, वही आपका नहीं होता। आपके पाठ्यक्रम में आपके खेल कूद से संबंधित और आपके सारे जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे जो है उसमें शामिल होते हैं। क्या माइक्रो अध्यापन यानी कि माइक्रो टीचिंग अधिक प्रभावशाली है? ठीक है, तो किस समय अधिक प्रभावशाली है दोस्तों? अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, जब आप टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस समय जो है माइक्रो टीचिंग ज़्यादा प्रभावशाली होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आप इसका कमेंट में आंसर देंगे। इससे पहले मैंने भी इसको डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के था, अलग था और उसमें ऑप्शन भी एक आध अलग थे। तो आप इसको बताइए आपको कितना ये इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो, ठीक है, कमेंट करके। अगला है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो यहाँ पर व्याख्यान पद्धति, निदर्शन पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति या आगमनात्मक पद्धति। तो दोस्तों यहाँ पर निदर्शन पद्धति जो है विद्यार्थियों में अधिकतम सहभागिता के लिए संभव है। निदर्शन पद्धति मैं आपको इससे पहले थोड़ा बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है व्याख्यान, परस्पर क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य या स्वाध्याय। दोस्तों देखिए यहाँ पर अध्यापन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि टीचिंग के लिए। जो स्वाध्याय है ना, ये टीचिंग नहीं होती है स्वाध्याय में ना, ये तो खुद होगा। बाकी व्याख्यान टीचिंग प्रोसेस में आएगा, परस्पर क्रिया पर आधारित व्याख्यान आएगा, सामूहिक कार्य भी आएगा, ठीक है, यानी कि तीनों आएंगे। 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में देखने को मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। देखिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावित नहीं करती है। एक टीचर है, उसके लिए कोई किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चा आता हो या किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चा आता हो, उसके लिए एक समान होते हैं। इससे टीचिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेमिनार की विशेषताएं हैं। दोस्तों, जो सेमिनार होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। यह एक अकादमिक अनुदेशन का एक प्रकार है। सही है, यह एक एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस का ही एक टाइप है, प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल होते हैं। इस सेमिनार जब होते हैं तो उसमें चर्चा होती है किसी पर और वाद विवाद होते हैं और उस पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ज़रूरी नहीं, व्यक्तियों के बहुत बड़े समूह शामिल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। जब जिसमें विशेष स्किल होते हैं, कौशल होते हैं, ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है। कई चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं जो हमने अभी बात की थी। चर्चा करना, प्रश्न करना, उन लोगों से हम चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं, वाद विवाद करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, डी में ना। 1, 2 और 4 डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन ये थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, है ना। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो काम करने के लिए एनर्जी आएगी, उत्साह आएगा, तो हम भी काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है लाइक आपको करने हैं। व्यूज जितने आते हैं उतने लाइक नहीं आते, तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।